हेलो एवरीवन। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूं आपके समक्ष, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके समक्ष लेके आया हूं विजन आईएएस का करंट अफेयर्स। देखिए, पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर ऐड कर दूं। इस करंट अफेयर्स मैं सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ाने आया हूँ। फुल क्रेडिट जाता है विजन आईएएस को, तो किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, मैं फिल कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी मटेरियल। देखिए, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। आई डोंट हैव सो मच टाइम कि मैं करंट अफेयर्स क्यूरेट करूँ। मैं खुद भी इसी करंट अफेयर्स को पढ़ करके आगे बढ़ा हूँ, और दावे के साथ कहता हूँ मार्केट में जितनी भी बुकलेट्स हैं उसमें सबसे अच्छी विजन आईएएस की करंट अफेयर्स थी है, आगे का पता नहीं। ठीक है, और पिछले 7 8 9 साल से जब से मैं प्रिपेयर किया हूँ इसी करंट अफेयर्स को पढ़ा हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके स्टार्टिंग में कि मैं एक मंथ पुराना करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। जैसे जून चल रहा है तो मैं 2024 का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, जुलाई में जून 2024 का पढ़ाऊंगा, एंड सो ऑन। और मैं फिर इस बार बार हर बार इसमें कहूंगा कि ये पूरी की पूरी क्रेडिट जाती है विजन आईएएस की टीम को। मैं बस उस करंट अफेयर्स को पढ़ा रहा हूँ। आई एम जस्ट रिप्रोड्यूसिंग दिस करंट अफेयर्स, नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कॉपीराइट। मैं बस उस करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। क्यूरेट करने की पूरी टीम जाती है। मैं कोई क्रेडिट विजन आईएएस का नहीं ले रहा हूँ। ये उन्हीं का करंट अफेयर्स। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द विजन आईएएस करंट अफेयर्स, ठीक है, अपने तरीके से। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैनल को जितना लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे, उतना अच्छा होगा। जितने गरीब से गरीब तबका है वहां तक इसका चैनल को पहुंचाए, ताकि उनका भी आईएएस बनने का सपना पूरा हो, मेरा भी उनके थ्रू मेरा पूरा हो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आपको बताया था कि जीएस का लेक्चर हर दिन आएगा, और ऑप्शनल और करंट अफेयर्स अब ऑल्टरनेट रहेगा। उसी को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं करंट अफेयर में। ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेंस के लिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है यहाँ पर वो है मास मीडिया एंड इलेक्शन। ठीक है, मास मीडिया एंड इलेक्शन। मैं कलर बदल लेता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ब्लैक लेता हूँ अगर कुछ लिखना हो मुझे तो। ठीक है, हाँ, तो मास मीडिया एंड इलेक्शन। तो सबसे पहले समझिए कि मास मीडिया क्या होता है। व्हाट इज मास मीडिया? देखिए, जिससे हम लार्जर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, दैट इज मास मीडिया। सोशल मीडिया भी उसमें है। आप फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, सबको सोशल मीडिया पे मिल जाता है। और क्या है, न्यूज़ के थ्रू मिलता है, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सब मास मीडिया में आते हैं। तो अभी चुनाव आ रहा था, तो मास मीडिया को लेकर के एक बेहतर एक, आप यू कैन से लाइक दैट कि मास मीडिया को लेकर के एक एथिकल गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट द्वारा, है ना, इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कहा था, वो एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के सवाल बन सकते हैं आने वाले प्रीलिम्स में। इस साल का तो गया, आने वाले प्रीलिम्स में क्या क्या कहा, सब कुछ ठीक है। ठीक है, क्या क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो डायरेक्टेड द पॉलिटिकल पार्टीज की आप कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे जो फॉल्स हो, मिसलीडिंग हो, जो कि दो जाति या धर्म में एनमिटी प्रोड्यूस कर रहा हो, या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो डेरोगेटरी टू वुमेन हो। कई बार होता है कि वुमेन कैंडिडेट के अगेंस्ट वल्गर बातें की जाती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं प्रमोट करेंगे जो वायलेंट हो, या किसी अदर पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को इम्पर्सोनेट करे। ठीक है, इसके अलावा उसने उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी गाइडलाइंस दी कि कोई भी वायल कंटेंट जो कि इन नॉर्म्स को वायलेट करा उसको आप 3 घंटे के अंदर हटा देंगे, और जो मेंबर आपकी पार्टी का ऐसा करा उसको आप वार्न करेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का फेक अकाउंट चल रहा है तो उसको आप तुरंत रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जो अनरिजॉल्व इश्यूज है उसके लिए आप ग्रीवांस एपलेट कमेटी पे जाएंगे। देखिए, ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया, फिलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगली बार ये उठ सकते हैं कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस थे। ठीक है, तो अब मास मीडिया क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। मास मीडिया वो होता है जो लार्जर टारगेट ऑडियंस को हिट करता है। जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, अब तो एक्स नाम से चलता है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है। अब प्रीलिम्स के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए पॉइंट। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है। प्रीलिम्स के लिए चीज इंपॉर्टेंट है कि मास मीडिया पे, यानी कि स्टेट मीडिया पे, नेशनल पार्टीज को, याद रखिएगा, कम 10 आवर का टोटल टेलीकास्ट करने, ऑल टुगेदर सारी नेशनल पार्टियों को मिला के 10 आवर टेलीकास्ट करने का दूरदर्शन पे पूरा का पूरा उन्हें दिया जाता है। 10 आवर के लिए पूरी राइट से जो टेलीकास्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल चैलेंज पे 15 घंटा। नॉट अ सिंगल नेशनल पार्टी, सारे नेशनल पार्टी मिला के, तो मैंने 6 नेशनल पार्टियां तो सबको मिला करके। ठीक है, इसके अलावा उन्हें 10 घंटे का ब्रॉडकास्टिंग टाइम अवेलेबल है ऑल इंडिया
ऑल इंडिया रेडियो पे, और 15 घंटे का अलाउड है रीजनल ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे। तो याद रखिएगा, उन्हें 10 घंटे का फ्री टेलीकास्ट अलाउड है, और सारे नेशनल पार्टीज को मिला करके 10 घंटे के अलाउड है नेशनल, यू कैन से दूरदर्शन चैनल पे, 15 घंटा रीजनल चैनल पे, देन 15 घंटा रीजनल एयर स्टेशन पे, और 10 घंटे ऑल इंडिया रेडियो पे। स्टेट पार्टी जितने हैं, बहुत सारे हैं, उन्हें मिला करके 30 आवर का फ्री टेलीकास्ट अलाउड है रीजनल दूरदर्शन चैनल पे। तो ये इंपॉर्टेंट फिल्म्स के लिए। अब प्रश्न है कि मास मीडिया का रोल क्या है इलेक्टोरल प्रोसेस में, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इलेक्शन में आप पढ़ सकते हैं, नक्सल में बहुत तेजी से बताते चल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बढ़ाते हैं, वोटर्स को अवेयर करते हैं, देन इस तरह से वो यू कैन से मीडिया एडवोकेसी भी करते हैं। कई न्यूज़ चैनल बायस्ड है, हालांकि नहीं होना चाहिए, मीडिया एडवोकेसी भी करते हैं पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर कैंडिडेट की। वो एजेंडा सेटर होते हैं, एजेंडा सेट करते हैं, वो पब्लिक को दर्शाते हैं कि पब्लिक की क्या जो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 5 साल में प्रॉमिस किया था वो पूरा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इफेक्टिव मैसेजिंग करते हैं, ये सारी चीजें। वो फेंस सीटर, जो फेंस सीटर एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो इलेक्शन में बैठे रहते हैं, देखते हैं रुझान किधर का होगा, हम उधर वोट करेंगे। फेंस सीटर का एक यू कैन से दे फॉर्म द आइडिया अबाउट द फेंस सीटर। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है मास मीडिया के रोल, ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, इससे रिस्क क्या होता है, देखिए इससे रिस्क क्या हो सकता है, किस तरह से ये रिस्क है, मैं आपको बता दूं। तो देखिए, ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी है। सबसे पहले तो क्या ये एक थ्रेट टू डेमोक्रेसी भी है, क्यों? क्योंकि कई बार फेक न्यूज आ जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये एक अनबायस्ड मीडिया के अगेंस्ट भी होता है। कई बार मीडिया हाउसेस किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के पक्ष में कैनवेसिंग कर रही होती हैं, तो एक अनबायस्ड मीडिया कल्चर के भी अगेंस्ट है, ठीक है। आप देख, तीसरी चीज, इस बार एआई ने बहुत फेक न्यूसेंस क्रिएट किया, नॉट ओनली इन इंडिया, बहुत बहुत सारे देशों के अंदर। तो वो चीज हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मिर्च मसाला, येलो जर्नलिज्म, एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कई यूट्यूब कंटेंट, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, सारा अंडरलाइन आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ सुनिए, सुनते चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। यूट्यूब यूट्यूब हीरोज हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जो एक किसी पर्टिकुलर पार्टीज के पक्ष में या किसी पर्टिकुलर रेजिम के अगेंस्ट में बयानबाजी करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भी वायलेशन हो जाती है। तो इस सर ऐसे में वे अहेड क्या है, देखिए मेंस के आंसर में वे अहेड निकलना बहुत जरूरी होता है। पहली बात की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, देन नॉट ओनली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक एथिकल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए, ताकि इंडिया से बैठ करके, जैसे जर्मनी में लोग बैठ करके एक किसी पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में बयानबाजी करते हैं, वो चीज चेक होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क होना चाहिए। ब्लॉकचेन का यूज होना चाहिए, ताकि वो किसी भी वीडियो, जो डॉक्टर्ड वीडियोज या डॉक्टर्ड किसी की बयान जो होती है, किसी के स्टेटमेंट होते हैं, उनको चेक करें, है ना। तो ये सारी चीज आप कैसे देखो, कभी मेन आंसर कैसे लिखते हैं, व्हाट आर स्टेप्स, आप लिख सकते हो स्टेप्स को, है ना। स्टेप्स को ऐसे आप लिख सकते हो, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं इस चीज को चेक करने में। देन स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, देन आप देख सकते हो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, इनहेंस्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, है ना, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जिससे इस वी कैन कर्ब द मीनेस ऑफ दिस मास मीडिया इन इलेक्शंस। कंक्लूड कैसे किया जाता है मेंस के आंसर में, यू कैन कंक्लूड दैट mass media has both the capability to play the role of boon as well as bane in the uh, elections of any of the nation. However, it is the it is up to the citizens and the political regime, political parties present in that nation, who should decide as to what way they want to use the mass media. इस तरह से आप पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स आप देख सकते हो, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पीपल, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी को बढ़ाता है, एनहेंसिंग कैंपेन, ये सब बातें। इंटरनेट शटडाउन, ये एक फैक्ट है। देखिए इंटरनेट शटडाउन क्यों न्यूज में है, इंटरनेट शटडाउन इसलिए न्यूज में था मई में, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्सेस नाउ रिपोर्ट, कि इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों इंटरनेट शटडाउन होता है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, जैसे मणिपुर में हुआ, ठीक है। चीटिंग, एग्जाम्स में चीटिंग ना हो, राजस्थान में चीटिंग को रोकने के लिए
हुआ, सोशल अनरेस्ट, क्राइम को रोकने के लिए। तो ये सब चीज़ों के कश्मीर में आप देखेंगे अक्सर टेररिस्ट अटैक के बाद चांसेस होते हैं कम्युनल राइट्स भड़कने के, जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क की कम्युनल राइट्स को भड़काने की कोशिश करता है। तो उसको चेक करने के लिए भी इंटरनेट को कर्व डाउन किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, प्री से रिलेटेड कुछ बातें हैं यहाँ की, क्या क्या प्रोविजंस हैं उस चीज़ के लिए। देखिए किस आधार पे होता है, तो टेम्पररी रूल्स है 2017 के, जिसके तहत ये टेलीकॉम टेम्पररी रूल्स है, जिसके तहत इंटरनेट का शटडाउन होता है। और क्या क्या ग्राउंड्स हैं, पब्लिक इमरजेंसी में ही हो सकता है और 15 दिन के लिए ही एक बार में किया जा सकता है। और जो ऑर्डर होगा अगर स्टेट में हो रहा है तो स्टेट का होम सेक्रेटरी, केंद्र में होता है यूनियन होम सेक्रेटरी। ठीक है, वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट पोस्ट होता है ना होम सेक्रेटरी, किसी भी डिपार्टमेंट का हाईएस्ट ऑफिसर, जो आप बनेंगे तो जाएंगे। अब हर कोई नहीं बन सकता, जैसे अगर कल को मैं बन जाता इस बार 2023 में, तो नहीं बन पाता। सेक्रेटरी पोस्ट पे वही जा सकता है जिस जो 21-22 साल में आईएएस क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे टीना डाबी मैडम अपने रिटायरमेंट तक सेक्रेटरी में चल जाएंगे। अब और लोग हैं जैसे आदित्य श्रीवास्तव हैं, ये सेक्रेटरी एज तक नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक पहुंचेंगे तब तक ये रिटायर कर जाएंगे, है ना। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कुछ ऐसा काम कर दिया कि वाह वाह हो रहा है, तो हो सकते हैं। या आने वाले टाइम में पता नहीं मोदी सरकार कौन सी पॉलिसी चेंज करे। आजकल तो सेक्रेटरी में भी लेटरल एंट्री हो रही है, अब अच्छा है या गलत है मेंस के लेक्चर से बात की जाएगी, पर सेक्रेटरी लेवल पे लेटरल एंट्रीज हो रही हैं। तो एनीवे आप रिलायंस में काम करें आकर के आप कोयला सेक्रेटरी बन जाएं, तो जो भी है। तो कौन ऑर्डर पास करता है, इसके अलावा 2017 के रूल्स में प्रेजेंट है कि 3 मेंबर कमेटी बैठती है, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट में तो है चीफ सेक्रेटरी, जो इंटरनेट शटडाउन को रिव्यू करता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है इस पर, तो एक बहुत फेमस केस रहा है अनुराधा भसीन जजमेंट। अनुराधा भसीन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंटरनेट है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसका जो शटडाउन होना चाहिए बहुत जुडिशियस यूज होना चाहिए, जुडिशियसली होना चाहिए, और ये जुडिशियल रिव्यू भी इसका होना चाहिए, हो सकता है, और सिर्फ टेम्पररी के लिए किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इट इज हैज अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ही ये होना चाहिए। अब इंटरनेट शटडाउन के क्या नफा नुकसान है ये देखते हैं। भाई फायदा तो एक ही है कि कहीं पर भी अनरेस्ट बढ़ने से आप रोक सकते हैं, है ना। सोशल फिजिकल सोशल कम्युनल राइट्स को रोक सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन को रोक सकते हैं, है ना। लॉस ही लॉस है, इकोनॉमिक शटडाउन हो जाता है, बिजनेस हैम्पर हो जाते हैं। आजकल हर कुछ ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, वो कहीं एक महीना ऑनलाइन 15 दिन के लिए बंद हो गया, बच्चे का सिलेबस कहीं से कहीं पहुंच गया। आप देखेंगे फिजिक्स वाला इतने बड़े प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के, वेदांतु है ना, अन अकेडमी है। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम होता है, देन बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज कि इट इज अगेंस्ट द यू कैन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बाहर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज है, हेल्थ केयर भी आजकल ऑनलाइन, टेली हेल्थ मोदी सरकार ने चलाई थी, हेल्थ केयर के अगेंस्ट है। कहीं पर उसी समय अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैसेज का जब आदान प्रदान नहीं होगा तो हेंस इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नेशनल डिजास्टर पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिलाकर के आप एक अच्छा मेंस का आंसर लिख सकते हैं। इसके वे फॉरवर्ड में आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की देखिए, मैं फिर बता दूं ये 2025 के लिए चल रहा है लेक्चर। 2025 वाले मत देखें, जो भी है उनकी इच्छा। 2024 वाले के लिए मैं उतना कवर ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन जब 2025 इस समय हम लोग आए होंगे कंप्लीट, मेरे चैनल पे प्री का सिलेबस मेंस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस चैनल को तभी कहता हूँ जितना ग्रो कराएंगे। अब मैं, कुछ लोग कहते हैं सर आप पीसीएस दे दीजिए, मे भी दूँ मे भी ना, तो मुझे नहीं पता, अभी तो दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। कल को पीसीएस बन भी जाता हूँ या इसी लाइन में रहता हूँ, मे भी इंटरव्यू के बेसिस पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया में भी हो जाए, या जो भी है XYZ जो भी हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों में मैं यही कहूँगा कि ये चैनल चलता रहेगा। ठीक है, ये चैनल चलता रहेगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जिसको आप वे फॉरवर्ड में कोट कर सकते हैं। क्या है भाई रिकमेंडेशंस, तो वो रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि पहली बात तो पैरामीटर्स को कॉडिफाई करिए, क्या ग्रेव सिचुएशन होता है दैट विल अमाउंट टू शट डाउन ऑफ इंटरनेट। देन देयर मस्ट बी अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देयर मस्ट बी अ कमिटी हैविंग सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू रिव्यू कि क्या क्लियर प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए इंटरनेट शटडाउन की। ठीक है, ये सब आप एक छोटा सा वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक टेक्निकल वे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा एक उपाय निकालना चाहिए था एजुकेशन और वो चल सके, एडुकेशन एंड हेल्थ केयर जो अर्जेंट सर्विसेज हैं। इसके अलावा जो ये सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, ये सब रुके,
ओवरऑल ब्लैंकेट शटडाउन जो होगा ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(1) क्या हनन होगा ह्यूमन राइट्स का। नेक्स्ट, ओबीसी लिस्ट। देखिए ओबीसी लिस्ट लेको क्यों न्यूज में है। पहली बात, एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आर्टिकल 338 बी के तहत बनाया गया है और इसका काम क्या है एनसीबीसी का, टू सेफगार्ड देखना कि जो उनके उनके साथ कोई इंजस्टिस ना हो रहा हो ओबीसी क्लास के साथ, सेफगार्ड देखना, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना या और कोई फंक्शन रिलेटेड टू ओबीसी जो है प्रेसिडेंट अगर देते हैं तो ये कमिश्नरी करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 बी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। ठीक है, एक ओबीसी है कौन, पहली बात तो देखिए कोई एक ओबीसी को डिफाइन नहीं किया गया है किसी भी जगह। ओबीसी वो होते हैं जो किसी स्टेट में सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उनको ओबीसी कहा जाता है, अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एक तो हमारा जनरल हो गया, एक तो हमारा SC ST हो गए, और उनके अलावा जो है वो ओबीसी होते हैं। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात की गई है कि ओबीसी के देखिए दो लिस्ट होते हैं। ओबीसी के हमेशा दो लिस्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट। दोनों ही लिस्ट मेंटेन होते हैं। देखिए सेंट्रल लिस्ट में कौन ऐड और सब्ट्रैक्ट, सेंट्रल लिस्ट में कौन हु इज ऑथराइज्ड, प्रेसिडेंट उसमें लिस्ट में नाम डालते हैं इन कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन होगा तो ओनली इट कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट। एक होता है कि हर स्टेट अपना एक लिस्ट रखता है, ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, बाकी पूरी कहानी जो पॉलिटी में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंदिरा साहनी जजमेंट वगैरह। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कौन कौन से ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कमीशंस बने हैं। देखिए इसी प्रकार करंट अफेयर्स है ना, बहुत सारे प्री के भी चीज रिवाइज होते हैं स्टैटिक के। कौन कौन से कमीशंस बन चुके हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओबीसी, तो याद रखिएगा दो कमीशन है, काका कालेलकर कमीशन 1953 में बना था, और मंडल कमीशन जिसकी रिपोर्ट के बाद 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी क्लास को। ठीक है, इसके अलावा 2017 में एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनी थी, ठीक है, कि रिव्यू करे पूरा ये सागा ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन पर, वो जो था वो उसकी रिपोर्ट आ गई है पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो बात है वो इसी की है कि एनसीबीसी क्या मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 के तहत उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान है। कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, तो देखिए एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, ठीक है, एंड 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पावर है इसे पूरे सिविल कोड का पावर है। क्या क्या इन्वेस्टिगेट करता है मैंने आपको बता दिया। मॉनिटर द सेफगार्ड्स फॉर द ओबीसी क्लास, प्रेजेंट और कोई काम दे ओबीसी से रिलेटेड वो करता है, देखता है कि उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है कि नहीं, इस तरह की तमाम काम वो करता है। न्यूज इन शॉर्ट्स की अगर बात करें तो आर्टिकल 39 भी बहुत ज्यादा न्यूज में था पिछले महीने। आर्टिकल 39 भी क्या कहता है, एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये सोशलिस्टिक यू कैन से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। तो डीपीएसपी भी तीन प्रकार के हैं, लिबरल, सोशलिस्टिक एंड गांधी। तो सोशलिस्टिक है, ये कहता है कि it is a duty of the state to ensure that wealth is not concentrated in few hands। एक ही जगह पे हाथ में वेल्थ कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि इंडिया में सब कुछ बिल्कुल इसके विपरीत चलते रहता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये महज गया था कि ये देखने को कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इसके तहत देखना चाहिए कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन ना हो। सुप्रीम कोर्ट के इसी चीज पर देख रहा है, वही मैं अंडरलाइन क्यों पढ़ सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स। फिर आर्टिकल 31C भी देखना था, उसी चीज से रिलेटेड आर्टिकल 31C भी है। आर्टिकल 31C क्या कहता है, अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 39B and C एम्पावरिंग स्टेट टू टेक ओवर मटेरियल रिसोर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, वही वाली बात की आर्टिकल 39BC के तहत आर्टिकल 31C जो है, इस कोई भी कानून बने आर्टिकल 39B और C के तहत जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को देख ले रहा है फॉर कॉमन गुड, कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी का अधिग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, और तो वो अगर उसको वैसे लॉ को 31C प्रोटेक्ट करता है। मिनर्वा मिल केस वेरी फेमस केस है 1980 है ना, जिसमें था कि भाई जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को जो डीपीएसपी को था उसको फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रेसिडेंस दे दिया गया था, लेकिन बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। तो याद रखिएगा ये जो 39B है उसको रिव्यू कर रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट, और ये रिव्यू कर रहा है कि क्या उसके तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसके दायरे में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल 329B, आर्टिकल 329B क्या कहता है, ये आर्टिकल 329B 324 के बाद क्या मतलब इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 329B ये वो थोड़ा सा तेज होगा, करंट अफेयर से है।
क्योंकि मेनली उसमें स्टैटिक के बहुत सारे रिविजन्स होते हैं। आर्टिकल 329 भी वो है जो इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन पे एक सेकेंड, जो बताता है कि अगर किसी इलेक्शन में डिस्प्यूट है तो वो कैसे उसका वो किया जा सकता है, उसका समाधान कैसे है। तो वही कहता है, नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ शैल बी प्रेजेंटेड टू सच कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट एन अथॉरिटी बाय लॉ। ये कहता है आर्टिकल 329 बी कि अगर किसी इलेक्शन में डिस्प्यूट है तो कोर्ट नहीं जाया जा सकता एक्सेप्ट इन अथॉरिटी, एक्सेप्ट लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। उस इलेक्शन से रिलेटेड जो उस वहां का, जैसे इंडिया जनरल इलेक्शन आम चुनाव, इसमें कोई डिस्प्यूट हुआ तो जुरिस्डिक्शन किसकी होती है, ठीक है, आप कहाँ मूव कर सकते हैं, आप कहाँ मूव कर सकते हैं, यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट, है ना, आप हाई कोर्ट पे मूव कर सकते हैं। वही कह रहा है, नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन नहीं किया जाए एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन प्रेजेंट पेटिशन प्रेजेंटेड टू एन अथॉरिटी ऑथोराइज्ड बाय द लॉ। कानून द्वारा बताया गया है पार्लियामेंट द्वारा कि हाँ भैया इस चुनाव में अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इस कोर्ट में मूव कर सकते हैं, वहीं आप जा सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते, वही ये बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल आरपीए एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की जो सेक्शन 80 है, ठीक है, वो भी कहती है कि वैलिडिटी ऑफ एन इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड और क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय फाइलिंग एन इलेक्शन पिटीशन। किसी भी इलेक्शन को अगर आपको चैलेंज करा है तो प्रॉपर आप पिटीशन फाइल करेंगे और प्रॉपर कोर्ट में मूव करेंगे, दैट हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय लॉ बाय दैट प्रॉपर लेजिस्लेचर, ठीक है। और पिटीशन कहाँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसका, मैंने ऑलरेडी बताया, हाई कोर्ट। एपलेट जुरिस्डिक्शन कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट। एपलेट मतलब आप अपील के रूप में मूव कर सकते हैं, ठीक है। कौन मूव कर सकता है, एक कैंडिडेट भी मूव कर सकता है और एक इलेक्टर भी, जो इलेक्टर कौन, जो वोट करता है, जो एंटाइटल्ड था वोट करने के लिए। दूसरी अलग, इस बार चुनाव चल रहा था तो एक बहुत फेमस था फॉर्म 17C, इसको लेकर का अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट मूव किया था, ठीक है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 17C के तहत, अब 17C क्या है, देखिए 17C जो है, फॉर्म 17C, ये इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट बताता है कितने वोटर्स थे, कितने वोटर्स पोल किए, कितने वोटर्स पोल नहीं किए। दूसरा पार्ट ये बताता है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट पोल हुआ। तो अपोजिशन के कुछ लोग मूव किए थे जुडिशियरी कि भाई इलेक्शन कमीशन रिवील करे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी चुनाव की, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला या कितने वोटर टर्नआउट हुए, किस किस। तो इस पर इलेक्शन कमीशन गया सुप्रीम कोर्ट और उसने रिप्लाई फाइल किया कि भैया ये हमारे पास मेंटेन करने का हक है पर पब्लिक को आउट करने का हमें कोई बाइंडिंग वो नहीं है इस फॉर्म 17 के तहत, इसलिए हम नहीं कर सकते। साइलेंस पीरियड, देखिए साइलेंस पीरियड एक अनऑफिशियल वर्ड है। साइलेंस पीरियड किसे कहते हैं, बेसिकली जब थम जाते हैं चुनाव प्रचार, है ना, चुनाव प्रचार जब चुनाव से पहले थम जाता है उसे हम साइलेंस पीरियड करते हैं। ये कब होता है, किसी जगह पे चुनाव है तो उससे 48 घंटे पहले तक सब कुछ थम जाता है। इससे रिलेटेड कुछ सेक्शन है, सेक्शन 126, ये आरपीए के हैं, है ना। आरपीए का जो सेक्शन 126 ये कहता है कि किसी प्रकार का आप इलेक्शन बैनर या कुछ, या एंटरटेनमेंट या नुक्कड़ नाटक, टेलीविजन और किसी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते हैं। 126A एग्जिट पोल को देखिए, ये सब मेंस में कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 126A किसी प्रकार का कैंपेनिंग को रोक लगाता है, ठीक है, नॉट 126 है, 126A एग्जिट पोल पे रोक लगाता है। और एक होता है 126(1), ये ओपिनियन पोल पे रोक लगाता है। ओपिनियन पोल बाई ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एग्जिट पोल बाई बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों से रोक लगाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का रैंक नीचे है, याद रहे स्टेट पीसेस के लिए इंपोर्टेंट 159 है आउट ऑफ 180। कौन छापता है, पेरिस बेस्ड एक एनजीओ है, रिपोर्टर्स एंड बॉर्डर्स। यूपीएससी 2015 का प्रीलिम्स का भी सवाल रहा है, ठीक है। इस बार का थीम क्या था, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, ठीक है, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ध्यान रखिएगा, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। टॉप कौन कौन आता है आपको पता है, हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आते हैं, ठीक है। कौन कौन इंडिकेटर होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। यूजीसी रेगुलेशन 2018, देखिए इसको लेकर के बड़ी इस बार उल्टा पैची रही है कई स्टेट्स में, ठीक है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 कहता है कि जो तरीका है, सबसे पहले समझिए कि ये डिबेट, ये कंट्रोवर्सी हुआ क्यों। एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, कानून
स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है। लेकिन अगर टक्कर हुई तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। आपको मैंने लक्ष्मीकांत की सीरीज में बता रखा है। तो हुआ क्या कि यूजीसी ने रेगुलेशन बनाया है कि भाई आप कैसे किसी वाइस चांसलर को चुनेंगे। ठीक है, एक वो रेगुलेशंस हैं यूजीसी एक्ट के तहत। और क्या रेगुलेशंस है कि भाई एक सर्च कम सिलेक्शन पैनल बनती है, 3 से 5 सुटेबल मेंबर होते हैं। ठीक है, 1 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं एक ऐसे डिस्टिंग्विश्ड सॉरी एकेडमिशियन को, जो कि 10 साल प्रोफेसर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, या 10 साल रेलिवेंट किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किए। ठीक है, अब स्टेट अगर किसी को भी लेती है, स्टेट अगर किसी को भी कानून लेती है, ठीक है, और अगर वो सेंट्रल लॉ के अपने कानून के तहत बनाती है, ठीक है, और उसका टसल होता है सेंट्रल लॉ, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। तो वाइस चांसलर अगर किसी को भी स्टेट वाइस चांसलर बना रही है अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस अपने कानून के तहत, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्करेंट में किसको अपर हैंड है? कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव पावर में सेंटर को अपर हैंड है। ठीक है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बहुत इस बार न्यूज है। एक वहां से डिप्लोमेटिक सेक्सुअल अब्यूज करके भाग गए इंडिया से, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, है ना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भाग गए इंडिया से। तो जब वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भागे तो क्यों भागे? सेक्सुअल अब्यूज के थे। तो पहले समझिए, 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं। एक डिप्लोमेटिक, एक ब्लू जो आम लोग का होता है, एक होता है मरून ऑफिशियल का, एक होता है डिप्लोमेटिक दैट इज व्हाइट पासपोर्ट, है ना। एलिजिबिलिटी कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? ठीक है, क्यों? गवर्नमेंट ऑफिशियल हो जो किसी डिप्लोमेटिक पर्पस पे जा रहा है, ऑफिशियल पर्पस से। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, कुछ सर्टेन डेजिग्नेटेड मेंबर्स होते हैं जिनको डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, वैलिडिटी कितनी होती है? 5 साल या होती है, उससे कम भी हो सकती है। कौन इशू करता है? एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। ठीक है, और किन्हें मिलता है आपको पता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिप्लोमेटिक काउंसलर्स, ठीक है, या फिर कोई ऐसे ऑफिशियल जो डिप्लोमेटिक पर्पस पे जा रहे हैं, या कुछ चुनिंदा लोग जिनको एमईए दिया है किसी पर्टिकुलर पर्पस पे, क्योंकि उनका नेचर ऑफ जॉब है वो फॉरेन मिशन पे है। ठीक है, या फिर कोई पोजीशन वो होल्ड करते हैं, पास्ट में होल्ड की है। एडवांटेजेस क्या होती है? देखिए, इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी है बहुत हद तक, जो होस्ट कंट्री में अरेस्ट नहीं किया जा सकते, डिटेन नहीं किया जा सकते। ठीक है, और सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग से भी वो इम्यून है। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जहां वो बिना वीजा के भी जा सकते हैं। ऐसे कुछ 33 देश हैं। जैसे अगर आप इंडिया की डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे हैं तो बिना वीजा के आप जर्मनी जा सकते हैं 90 दिन तक, है ना। अब कुछ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ये पूरा आइटम्स प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है कि पासपोर्ट और वीजा कहाँ है? यूनियन लिस्ट में है 7 शेड्यूल के। किससे गवर्न होता है? पासपोर्ट एक्ट 1967 से। ठीक है, जो भी इंडिया से बाहर जाता है उसको पासपोर्ट चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर सकता है किसी को। ठीक है, इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है वो इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि वो जरूरी है उसे पासपोर्ट देना फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। 3 क्लास ऑफ पासपोर्ट आपको मैंने बताया, डिप्लोमेटिक व्हाइट होता है, ऑफिशियल्स का मरून होता है, और ऑर्डनरी पासपोर्ट जो होता है वो आम आदमी का ब्लू कलर का। अब आ जाते हैं कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। ये सब मेंस के आंसर में कोट करना चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी? कि कोई भी अपनी पॉलिसी को, प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर सकता है बिना किसी रोक। ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं? ये एक फेमस टर्म है। लास्ट इंडिया एक ग्लोबल साउथ का बहुत ही उभरता हुआ सितारा है। ये ऐसे देशों के समूह को करते हैं जो कि एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में जो डेवलपमेंट के लैडर में पिछड़ गए, and they are different from third world countries like you can say not for third world, first world countries like US, UK and so। मतलब जो डेवलपमेंट के लैडर पे एडवांस कंट्रीज, डेवलप्ड इकोनॉमी से पिछड़ गए हैं, of the countries of Asia, Africa and Latin America who are lagging behind on the developmental ladder as compared to their western counterparts। ठीक, बढ़िया सा डेफिनेशन। तो इन टॉपिक का नाम है इंडियाज एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशन। अब देखिए, इंडिया जो है ना दो धारी तलवार पे चल रहा है। एक तरफ रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान का क्लोज आना, दैट इज बीजिंग, मॉस्को, प्योंगयांग एंड इस्लामाबाद एक्सिस बनना। दूसरी तरफ यूएस का, यूएस की तरफ रिलेशन बैलेंस करना। जो इंडिया को दो धारी तलवार है, वो रशिया के बहुत आगे नजदीक जाना चाहता है, पर रशिया की चीन से नजदीकियां और चीन का इंडिया को गुली करना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यूएस के साथ जाए
तो फिर कहीं ना कहीं जो इसराइल को सपोर्ट करना और रशिया के एंटी एंटी रशिया लॉबी में जाना, तो ये बड़ा बैलेंस करके चलने का काम है। जैसे यूएस ने अभी आपको इंडिया को धमकाया भी था कि अगर वो ईरान से छाबार पोर्ट पे डील आगे बढ़ाएगा तो सही नहीं होगा। तो आपको पता है ईरान से 36 का आंकड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, फिर इंडिया ने जब इसी तरह से इंडिया जब S-400 ट्रायम्फ ले रहा था कि डील किया था रशिया से, तो उसमें भी काटसा लगाने की बात हुई थी। काटसा क्या है? एक इकोनॉमिक सैंक्शंस है यूएस का, है ना, ऐसे देशों पे जो कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान से डील करते हैं। ठीक है, अब इंडिया क्या क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है, मेंसली इंपॉर्टेंट है। नॉन अलाइनमेंट, इंडिया दोनों से दूर रहता है। तो आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, तो वहीं रशिया के साथ हम रियाल रूपी रूबल में डील कर रहे हैं। डीहाइफनेशन, डीहाइफनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन। डीहाइफनेशन होता है कि अगर दो देश के बीच में लड़ाई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि उसके इंडिपेंडेंट हो, हम आपसे अलग डील करेंगे, आपसे अलग डील करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हर चीज के साथ मेंस में एग्जांपल दिया करिए। जैसे इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई है, हम इसराइल से भी रिलेशन रखते हैं, पैलेस्टीन से भी, उनकी लड़ाई में हम नहीं पड़ रहे हैं। देन वाइडर डिप्लोमेटिक अप्रोच, है ना, कि आप देखिए कि जैसे इंडिया ने मिशन गंगा के तहत बच्चों को वापस बुलाया रशिया यूक्रेन वार में, सभी स्टेक होल्डर से बात करके। इसके अलावा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में भी इंडिया ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। इसके अलावा मल्टीलैटरल अप्रोच, यूनाइटेड नेशंस फोरम है, क्वाड यूनाइटेड नेशंस फोरम है, फिर ब्रिक्स है, फिर आपका SCO है, इसके अलावा सार्क है। यहाँ से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी इंडिया वर्ल्ड को मैसेज देते रहता है कि भैया वर्ल्ड में शांति बनाए रखिए। यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, इंडिया अपने डायस्पोरा को यूज करता है ना। तो मोदी जी की हग डिप्लोमेसी भी एक तरह की सॉफ्ट पावर है। ठीक है, प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर, मोदी जी ने खुले तौर पे पुतिन साहब को कह दिया था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, है ना। तो हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध के देश से हैं। तो ये सब तमाम चीजें हैं, आप जो कोट कर सकते हैं। देखिए मैं PDF पे प्रॉपर लिखते जा रहा हूँ, पूरी की पूरी क्रेडिट जा रही है सिर्फ और सिर्फ विजन है। इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल को कोई कॉपीराइट वगैरह का झंझट नहीं फंस चाहिए अपने आप को। बिल्कुल क्रेडिट है क्यूरेट करने की, मैं उसको एक्सप्लेन करके शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि बच्चों का आपका टाइम बचे। अब चैलेंजेस क्या है इसके साथ, मैंने ऑलरेडी चैलेंजेस की बात करी। जो एक नया एक्सिस उभर रहा है, इसको इंडिया के लिए सिरदर्द है, दैट इज पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया एक्सिस। यूएस का दबाव बनाना हमारे ऊपर, ठीक है, वो भी हमारे लिए सही नहीं है। तीसरा चीज, इंडिया पे एक इल्जाम लगता है कि वो एक फेंस सिटर है। फेंस सिटर मतलब कि जिधर हवा तेज हो उधर चला जाना, ऐसी भी इमेज हमारे लिए सही नहीं है, जिसका अपना एक सोल ओपिनियन ना हो किसी इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर पे। चौथी चीज की रेपुटेशनल डैमेज वही है कि इन ये भी कहते हैं कि इंडिया जो रशिया के साथ डील कर रहा है, ठीक है, वो सस्ती तेल खरीद रहा है और रशिया को पैसे दे रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं यूक्रेन पे अटैक पे यूज रहा है। सो यू कैन से इवन सम ऑफ द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैव अक्यूज इंडिया ऑफ टिल्टिंग itself in the favor of in tilting itself in the favor of aggressor in the Russia Ukraine war। ये सब तमाम बातें हैं, और कहीं ना कहीं अपने इस नॉन अलाइंड पॉलिसी की वजह से इंडिया दरकिनार हो रहा है सारे छोटे छोटे मल्टीलेटरल, जैसे क्वाड हो गया, ऑक्यूस हो गया, वगैरह वगैरह से। ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? देखिए मेरे तरफ से वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि इंडिया बिल्कुल परफेक्ट पॉलिसी अपना रहा है, जो पंडित नेहरू की थी, नॉन अलाइनमेंट की, अपनानी चाहिए। दूसरी चीज, इंडिया को ये India must try to convince larger powers that this is not the era of war, come to the negotiation table. Third, India should try to utilize its chair in UNSC Security Council to reform the UNSC, and also must try to not challenge but to reduce the Western hegemony in the United Nations. Then India should also work together on working on humanitarian aspect of multilateralism, not only focusing on war। ठीक है, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कल से हम लोग परसों यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए इसी प्रकार हम लोग पूरा का पूरा एक एक महीना पीछे का करंट अफेयर, आधे आधे घंटे का करंट अफेयर का लेक्चर है, मुश्किल से एक महीने का जो करंट अफेयर का लेक्चर होगा, 1 मंथ, है ना, 1 मंथ का जो करंट अफेयर। अच्छा, ये प्री प्लस मेंस दोनों है इसलिए लंबा हो रहा होगा, है ना, तो उसके लिए घबराना नहीं है। कोई जो है जो आधे घंटे पूरा मतलब करंट अफेयर पढ़ा रहा हो, कहीं ना कहीं अच्छी चीजों को छोड़ेगा। मैं आपको प्री और मेंस दोनों बताते चलूँ। तो आधे आधे घंटे के, देख लिये 34 मिनट हो रहा, बंदी हो जाएगा। आधे आधे घंटे के अगर मान लीजिए आपको 10 लेक्चर भी आते हैं,
ठीक है, आधे आधे घंटे के 10 लेक्चर भी तो 5 घंटा इज मोर देन सफिशियंट फॉर 1 मंथ करेंट अफेयर, है ना। जिसे प्री और मेंस दोनों कवर्ड है, प्री प्लस मेंस दोनों कवर्ड है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते भी चल रहा हूँ, आपको बहुत कम टाइम लगेगा और इसमें जो रेड टिक्ड है उसी को आप पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, गरीब से गरीब तबका तक पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट।